आज का हमारा चैप्टर है 6। हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इनके हम अपने चारों ओर क्या क्या परिवर्तन देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे चारों ओर जैसे घर है, गुब्बारा है या कुछ भी चीज है, उसके अंदर कैसे परिवर्तन होते हैं। और इसके अंदर हम दो प्रकार के परिवर्तनों को पढ़ेंगे। एक परिवर्तन वो जो उत्क्रमित होते हैं, यानी कि अगर उन परिवर्तनों को करके दोबारा अगर उसी अवस्था में किसी चीज को लाना हो तो आ सकते हैं। और दूसरे होते हैं अनुक्रमित, यानी कि जिसको हम उसी अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे कि अगर हमने गुब्बारे में हवा भर दी और भरने के बाद अगर हम गुब्बारे की हवा को निकाल दें तो उसके बाद गुब्बारा उसी अवस्था में आ जाता है। उस परिवर्तन को हम उत्क्रमित बोलते हैं, यानी कि गुब्बारा दोबारा उसी अपनी पहले वाली अवस्था में आ गया है। और जो उस अवस्था में दोबारा ना आए वो उत्क्रमित परिवर्तन नहीं होते। तो चलिए आज का हमारा जो अध्याय शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति मिल जाए तो इससे मजे की बात क्या होगी। वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन आपने होते देखे होंगे। जैसे खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं, सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? जी हाँ, आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं, बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले ऐसा कभी महसूस हुआ था? तो चलिए अब इन चारों ओर के परिवर्तनों के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूह में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। तो चलिए देखते हैं, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? इसके लिए हम क्रियाकलाप 1 पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं क्रियाकलाप 1 के अंदर हमें क्या पढ़ना है। इसके अंदर हम एक गुब्बारा लेंगे और उसके अंदर हम हवा भरेंगे, लेकिन हवा बिल्कुल सावधानी से भरनी है ताकि जो गुब्बारा हमारा फट न जाए। अब हम क्या देखते हैं कि गुब्बारे का जो आकार है, माप है, वो बदल जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। फिर उसकी हवा निकाल देते हैं। हवा निकालने के बाद हम क्या देखते हैं कि गुब्बारा है जो दोबारा उसी अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार ये एक उत्क्रमित परिवर्तन हो जाता है, यानी कि हम उसको दोबारा उसी अवस्था में देख सकते हैं। तो चलिए अभी दूसरा क्रियाकलाप है। जो दूसरे क्रियाकलाप के अंदर हमें क्या करना है, कागज का टुकड़ा लेना है। उस कागज के टुकड़े को हमें मोड़ देना है जैसे चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार कागज के टुकड़े को मोड़ना है। ये देखिए इसके अंदर जैसे है, ये कागज का टुकड़ा लिया, इसको मोड़ के हमने हवाई जहाज के रूप में बना दिया। हवाई जहाज के रूप में बनाने के बाद अगर हम इसको हवा में छोड़ेंगे तो ये थोड़ी देर के लिए उड़ेगा, यानी कि अगर हम इस हवाई जहाज के कागज के टुकड़े को खोल दें तो फिर से अपने कागज जैसा था वैसी अवस्था में आ जाएगा। इस प्रकार हम इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्रियाकलाप देखते हैं, क्रियाकलाप नंबर 3। क्रियाकलाप 3 में हमें क्या करना है कि गूंथे हुआ आटा लेना है और उसकी लोई बनाइए। अब इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए, यानी इसको रोटी बनाइए। इससे अगर हम आकार से खुश नहीं है तो हम उस रोटी को दोबारा से हम लोई बना सकते हैं, यानी कि वो दोबारा उसी परिवर्तन में जा सकता है। इस प्रकार ये जो परिवर्तन है, जो हमने क्रियाकलाप 1, 2, 3 में जो तीनों परिवर्तन देखे हैं उनके बारे में सोचिए। क्या ये सभी एक जैसे हैं? हाँ, ये एक जैसे हैं, क्योंकि हम इनकी जो पहले वाली अवस्था थी उसके अंदर हम इनको दोबारा ला सकते हैं। इनके ये जो परिवर्तन है ये सभी उत्क्रमित परिवर्तन के बारे में है, यानी कि इनको हम उत्क्रमित परिवर्तन बोल सकते हैं।
यानी कि जिसके अंदर उस पदार्थ को दोबारा उसी अवस्था में पाया जाए तो उसको हम उत्क्रमित बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास है क्रियाकलाप नंबर 4। फिर क्या करना है कि जो क्रियाकलाप हमने गुब्बारे के साथ क्रियाकलाप 1 में किया था उसको फिर से दोहराएंगे। हम उसके अंदर हवा भरेंगे और पूरे आप माप में उसको फुला दीजिए। फुलाने के बाद जहां से हमने उसके अंदर हवा डाली थी उसके मुख के ऊपर धागा कस के बांध दीजिए। बांधने के बाद किसी नुकीली पेंसिल से या किसी चीज से उसके अंदर छेद कर दीजिए। अब क्या होगा, गुब्बारा फट जाएगा। अब गुब्बारा जो फट गया है, क्या हम उसको दोबारा उसी अवस्था में ला सकते हैं जिस अवस्था में वो पहले था? यानी कि हम उसको दोबारा गुब्बारे के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि जो उसकी क्रिया थी वो उत्क्रमित में नहीं आ सकती, यानी कि दोबारा उसको उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। अब क्रियाकलाप नंबर 5 देखिए। वही जो हमने क्रियाकलाप 2 में किया था, कागज को मोड़ा था, मोड़ने के बाद में उसका हवाई जहाज हमने बनाया था। अब जो हवाई जहाज बनाया है उसको हम कैंची के साथ में अगर उसकी बाहरी रेखा को काट दें, यानी कि उसको हम अगर असल रूप दे दे जहाज का, तो क्या हम जब वो कागज सीधा करेंगे तो हमें कागज के रूप में प्राप्त होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने उसमें से उसका जो हिस्सा वो काट दिया है, तो अब वो उसी रूप में हमको प्राप्त नहीं होगा। अब वही जो हमने किया था क्रियाकलाप 3 में, जो लोई ली थी उसके साथ में हमने जो रोटी बनाई थी बेल के, अब उस रोटी को हम तवे पर पका देते हैं। क्या सेकने के बाद, रोटी पकने के बाद, क्या हम उसको दोबारा लोई में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमने क्रियाकलाप 4, 5 और 6 तीनों किए हैं, हम उनको उसकी उसी अवस्था में नहीं ला सकते। इस प्रकार से हमारे पास 2 परिवर्तन हो गए। उत्क्रमित परिवर्तन, जिसके अंदर हम किसी भी पदार्थ को उसकी पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं, और दूसरे परिवर्तन जिसको हम पदार्थ को उसकी उसी अवस्था में नहीं ला सकते। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए जरूर देखा होगा। वो क्या करता है कि जो मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? अब मिट्टी के बर्तन को भट्ठी में सेकता है, यानी कि जब तक वो मिट्टी के साथ में जो बर्तन बनाता है उसको दोबारा वही जो मिट्टी बना सकता है। लेकिन अगर उस मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेक देता है तो उसके बाद उस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, यानी कि हम दोबारा उसको उसी की मिट्टी के रूप में उसको नहीं ला सकते। ये हमारे पास जो सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। अब इन परिवर्तनों में हमने देखना कि कौन सा उत्क्रमित है और कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं है। तो चलिए सारणी को हम देखते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास एक साइड में दिया हुआ वो है परिवर्तन, और दूसरी साइड में हमने बताना है कि इसको उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जैसे कि पहला है कच्चे अंडे से उबलता हुआ अंडा। अगर हमने कच्चे अंडे से उबलता हुआ अंडा बना दिया तो उबलते हुए अंडे को क्या हम दोबारा कच्चा अंडा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। उसके बाद में गाढ़े घोल से इडली। अगर इडली बना दी तो पकने के बाद क्या उसको हम कच्चे रूप में गाढ़े घोल के रूप में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। गीले कपड़े से सूखे कपड़े। अब सूखे कपड़े को तो हम गीले कर सकते हैं पानी डाल के, या इसको उत्क्रमित किया जा सकता है, लेकिन पानी वही बात है, बाहर से डालना पड़ेगा। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर। अगर हम स्वेटर को दोबारा उसको निकाल दें, उसके रेशे को, धागे को, तो दोबारा ऊन में परिवर्तित हो जाएगा। अनाज से बनाया गया आटा, यानी कि अनाज से हमने जो आटा बना दिया तो उस आटे से हम अनाज दोबारा नहीं बना सकते। ठंडे दूध से गर्म दूध, लेकिन गर्म दूध को ठंडा करके दोबारा ठंडे दूध में हम ला सकते हैं। सीधी डोरी से कुंडली डोरी, यानी कि हमारे पास जो डोरी है वो सीधी दी गई है, उसको हमने घुमावदार बना के, यानी कि कुंडली के रूप में बना दिया, जैसे हम मोड़ मोड़ के बनाते हैं। अगर उसके कुंडली को, उसके मोड़ों को हम सीधा कर देंगे तो डोरी दोबारा से सीधी हो जाएगी। कली से फूल, यानी कि जो हमारे पास कलियां होती है उससे फूल बन जाते हैं, और फूल को हम दोबारा कली नहीं बना सकते। दूध से पनीर,
यानी कि हमारे पास पनीर बन गया, तो पनीर से हम दोबारा उसको दूध नहीं बना सकते। गाय के गोबर से बायोगैस, अब बायोगैस से गाय का गोबर हम नहीं बना सकते। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, हाँ रबड़ बैंड को हम दोबारा उसी अवस्था में ला सकते हैं। जमी हुई आइसक्रीम से पिघलती हुई आइसक्रीम, हाँ अगर आइसक्रीम पिघल गई है तो उसको दोबारा फ्रीज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख के हम दोबारा उसको जमा सकते हैं। इस प्रकार ये हमारे पास उत्क्रमित जो हम जिसको परिवर्तन कर सकते हैं और जो हम परिवर्तन उसी अवस्था में नहीं कर सकते, ये उसके सारणी के अंदर हमको लिखने थे। अब हम पढ़ेंगे परिवर्तन करने के अन्य तरीके, इनके क्या हम अलग अलग तरीकों से परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे, जैसे कि हमारे पास ये चित्र में दिखाए गए हैं। इसके अंदर क्या है, क्या आपने इन औजारों को देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। हम सामान्यतः ये अवस्था में इसको नहीं ला सकते। इसको हत्थे पर जड़ने के लिए हमको इनको गर्म करना पड़ेगा। उसके बाद में इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है, वलय जिसको हम छल्ला बोलते हैं, जैसे ऐसे इस टाइप में छल्ला होता है, और जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। ये देखिए हमारे पास जैसे इसके बीच में वलय है, इसके अंदर जो लकड़ी का हत्था है इसके अंदर फंसा दिया जाता है। घेर से छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं। सबसे पहले इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने से क्या होगा कि ये फैल जाएगा और जो ये लकड़ी का है इसके अंदर आसानी से आ जाएगा। फिर इसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद ये हार्ड होके यानी कि कठोर होके दोबारा उसी अवस्था में आ जाएगा और ये इसके ऊपर लकड़ी के ऊपर कस दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि चित्र 6.7 में दर्शाया गया है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे में छोटा सा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। जैसे देखिए ये हमारे पास लकड़ी का पहिया है और इसके ऊपर ये हमारे पास धातु का जो रिम है। अब क्या करेंगे कि धातु के रिम को इसके ऊपर अगर हम चढ़ाएंगे तो आसानी से नहीं चढ़ेगा, तो इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद ये थोड़ा फैल जाएगा। फैलने के बाद इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है और इसको फिर बाद में ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा करने के बाद में ये जो लकड़ी का जो हमारे पास है इसके ऊपर ये जो धातु का रिम है ये इसके ऊपर सिकुड़ जाएगा और आसानी से इसके ऊपर जम जाएगा। इस प्रकार चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के लिए उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहे तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। जल वाष्प में परिवर्तन हो रहा है। अध्याय 5 में हमने पढ़ा था कि हम अगर जल को गर्म करते रहेंगे तो उसका जो जल है उसका वाष्पन हो जाता है। ये हमने क्रिया है जो अध्याय 5 में पढ़ी थी। और अगर उसको हम किसी बर्फ पे जो हमने रखा था उसकी सतह से अगर टकराएगी तो दोबारा वह जल में परिवर्तित हो जाती है ठंडी होके। हम सभी ने इस बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, यह किस में बदल जाती है, यह जल में वापस बर्फ में बदल जाती है। यानी कि इस प्रकार इसको हम उत्क्रमित परिवर्तन भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास उत्क्रमित का उदाहरण है। हाँ अगर हम इसको लगातार गर्म करते रहेंगे तो इसके अंदर से जल की मात्रा घट जाएगी, तो इस प्रकार उसको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। यानी कि हम उसको उत्क्रमित तभी तक कर सकते हैं जब उसको गर्म करना शुरू किया और जब वो भाप बन गए उस भाप को हम लगातार ठंडा करते रहेंगे तो हमें उतना ही जल की मात्रा मिल जाएगी। इस प्रकार हम उसको उत्क्रमित कर सकते हैं। अब हमारे पास है क्रियाकलाप 7। इस क्रियाकलाप में हमने क्या करना है, एक मोमबत्ती लेनी है। उस मोमबत्ती के स्केल के साथ में लंबाई को मापिए। अब मोमबत्ती को एक स्थान पर रखे उसके जला दीजिए। जलाने के बाद कुछ समय के पास मोमबत्ती को बुझा दीजिए। अब हम इसकी दोबारा लंबाई देखते हैं तो उसकी लंबाई घट जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास 2 अवस्थाओं में मिलेगी। जो मोम हमें प्राप्त हुआ है अगर उस मोम को हम गर्म करके फिर से दोबारा उसकी मोमबत्ती बनाएंगे
तो हमें फिर से उतना ही हमें मोमबत्ती का जो साइज है, जो आकार है, वो हमें प्राप्त होगा। अगर हम उस मोम को गर्म करके उसको उसी अवस्था में नहीं लाएंगे तो अगर हम उसको देखें तो उस परिवर्तन में उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो हमें मोम प्राप्त हुआ है उसको अगर हम मोमबत्ती बनाना चाहें तो हमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर उसको उसी अवस्था में देखें, उसके साथ में कोई बदलाव ना करें, तो हमें वो जो उसकी पहले वाली अवस्था यानी कि वो मोमबत्ती हमें प्राप्त नहीं होगी। जो क्रियाकलाप साथ हमने मोमबत्ती के साथ में किया था, अगर वही क्रियाकलाप हम धूप बत्ती से दोहराएं, यानी कि जब तक हम यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में परिवर्तन दिखाई दिए। धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है, जैसे कि राख गैस के रूप में। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस की तिल्ली को अगर हम जला दें तो क्या माचिस की तिल्ली को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है? जैसे कि हमने मोमबत्ती को जलाने के बाद उपयोग में ले आए थे। अब तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तु या इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? जैसे कि अध्याय 4 में हमने पढ़ा था, नमक को जल में घोला था। तब हमने देखा था कि नमक उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हमें नमक प्राप्त करने के लिए जो जल था उसका वाष्पीकरण किया था, यानी कि जल को भाप के रूप में बदला था। तो इस प्रकार अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करने पर नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी कि उसको पहले वाली उसी अवस्था में लाया जा सकता है। पहले ने पूछा कि यह आपने दही को जमते हुए देखा है? जब हम गुनगुने दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है, यानी कि जब हमारा दूध गर्म होता है तो उसके अंदर हम अगर थोड़ी सी दही डाल दें तो कुछ घंटों तक उसको बिना हिलाए ऐसे ही एक स्थान पर रख दीजिए। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कुछ घंटों के बाद जो दूध है वो दही में बदल जाता है। इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी कि क्या हम दही से दोबारा दूध को बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा है कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। यानी कि कुछ परिवर्तनों को हम दोबारा उसकी पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं, कुछ को उसकी अवस्था में हम नहीं ला सकते। इस प्रकार हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती है। यह संभव है कि इसमें हमने कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। यानी कि वो परिवर्तन जिसको हम उसको पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं उनको हम उत्क्रमित बोलेंगे, और जिनको हम प्रयोग करने के बाद दोबारा पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते उसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अपनी इस उच्च कक्षाओं में उन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में हम इनको वर्गीकृत करने के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे।